हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम स्पेशल साइंस की क्लास में साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आने वाले हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। सो गाइस, वीडियो के लास्ट तक बने रहना और लास्ट में बताना कि आपके क्वेश्चन कितने ठीक हुए हैं। सो स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से गेंगा रोग होता है? नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस या आयोडीन? इसका सही आंसर रहेगा आयोडीन। आयोडीन की कमी से हमारे शरीर में गेंगा रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से गेंगा रोग होता क्यों है, कहाँ कैसे होता है? जो हमारे गले में थायराइड ग्रंथि होती है, उसके आकार में वृद्धि हो जाती है। थायराइड ग्रंथि के बारे में दिखा देती हूँ कैसी होती है। ये हमारी थायराइड ग्रंथि है। जब हमारा नॉर्मल साइज में होती है थायराइड ग्रंथि, तो ये ऐसे आकार की होती है, यानी कि एच आकार के या तितली के आकार की हमारी थायराइड ग्रंथि होती है। लेकिन जब हमें गेंगा रोग हो जाता है तो इस थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है। आप देख सकते हो, इसका जो साइज है बहुत ज़्यादा लार्ज हो चुका है, जिससे थायराइड हमारे गर्दन में बहुत बड़ी गर्दन हो जाती है थायराइड ग्रंथि के फूलने से। आयोडीन के सोर्सेज क्या होंगे? सी फूड यानी कि मछली, और सी फूड में एक शैवाल आता है जिसे हम कहते हैं क्या? लिमेनेरिया। लिमेनेरिया लिमेनेरिया एक शैवाल है जिसे हम समुद्री घास भी कहते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आयोडीन मिलता है, और हमें आयोडीन नमक से भी मिलता है। नमक में एक्चुअली आयोडीन नहीं होता, लेकिन आयोडीन के लिए नमक में पोटासियम आयोडाइड मिलाया जाता है। सी फूड सबसे ज़्यादा आयोडीन मिलता है, यानी कि समुद्री भोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा? रडार सिस्टम में अब उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? यानी कि रडार सिस्टम में जो भी तरंगे यूज की जाती हैं वो किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? सूक्ष्म तरंगे, इंफ्रारेड तरंगे, इंफ्रासोनिक तरंगे, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर रहेगा सूक्ष्म तरंगे। यानी कि रडार सिस्टम में जो तरंगे प्रयोग की जाती हैं वो सूक्ष्म तरंगे यानी कि माइक्रोवेव्स यूज की जाती हैं। रडार का यूज इसलिए किया जाता है हवाई जहाज को की लोकेशन जानने के लिए। और एक क्वेश्चन आता है सोनार। क्या आता है? सोनार। सोनार में जो प्रयोग की जाती है वो अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज की जाती है। और सोनार किसी काम में आता है? समुद्री जहाज के, किस लिए? समुद्री जहाज में नेविगेशन के लिए। नेविगेशन मतलब दिशा का पता लगाने के लिए, यानी कि समुद्री जहाज की दिशा का पता लगाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सोनार का। और इसमें कौन सी वेव्स होती हैं? अल्ट्रासोनिक वेव्स। रडार का प्रयोग हम हवाई जहाज की लोकेशन जानने के लिए करते हैं, और इसमें तरंगे होती हैं सूक्ष्म तरंगे यानी कि माइक्रोवेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक मच्छर, मक्खी, चूहा या ये सभी? इसका सही आंसर रहेगा मच्छर। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक मच्छर है। मच्छर कौन सा? मादा एनाफ्लीज, यानी कि जो इसका वाहक है एनाफ्लीज है। एनाफ्लीज के अंदर क्या होता है? ये मच्छर होता है, और इसके अंदर प्लाज्मोडियम परजीवी होता है, जिसे मच्छर काटने से ये प्लाज्मोडियम है ये हमारे शरीर में चला जाता है। और ये बहुत ज़्यादा मल्टीफिशंस होता है इसके अंदर, यानी कि बहुत ज़्यादा बहुविखंडन होता है, जिससे इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा हमारे शरीर में बढ़ जाती है। यदि क्वेश्चन आए कि प्लाज्मोडियम है इसमें जनन कैसे होता है, तो आंसर आएगा बहुविखंडन से। और यदि एंडीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? डेंगू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? यानी कि लोहे पर जो जंग लगता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? भौतिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, प्रतिवर्ती अभिक्रिया, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर रहेगा रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया कौन सी होती है? जैसे कि दूध से दही बनाना। यदि दूध से दही बना सकते हम, उसके बाद दही से दोबारा दूध नहीं बना सकते, तो ये कैसी है? रासायनिक अभिक्रियाएं है। जैसे पानी से बर्फ बनाया
और बर्फ को पिघला के वापसी पानी में बना सकते हैं, तो वो क्या होगी, भौतिक अभिक्रिया। तो लोहे पर जंग लगना कैसी अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है। और इसका जो रासायनिक सूत्र क्या होता है, Fe+O2+H2O। लोहा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके Fe2O3H2O बना लेता है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया अनुक्रमणीय प्रक्रिया होती है, यानी इसे दोबारा से वही चीज हमें प्राप्त नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यानी कि चींटी का जो डंक है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल, एसिडिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल या लैक्टिक अम्ल। इसका सही आंसर आएगा मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल को ही हम फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। फॉर्मिक अम्ल मेथेनोइक अम्ल का ही दूसरा नाम है। और चींटी के डंक में कौन सा पाता है, फॉर्मिक या मेथेनोइक अम्ल। एक जो मेथेनोइक या फॉर्मिक मिलता है, फॉर्मिक एसिड मिलता है, या तो एक कौन सा पौधे मिलता है, नाइट्रल पौधे में फॉर्मिक एसिड मिलता है। यदि इसको कोई छू ले तो इसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, और ये ज़्यादातर ठंडे प्रदेशों में मिलता है, यानी कि जो हमारा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वगैरह है, तो वहाँ पर ये नाइट्रल पौधा मिलेगा। यदि इसको छू भी लेते हैं तो ये इसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। और इसके पास में ही एक डॉग प्लांट होता है, डॉग प्लांट होता है। यदि उसको हम की पत्तियां हम तोड़ के, जहाँ पर हमें नाइट्रल पौधा लगा है उसका पेन है, यदि उसको मसल लेते हैं हम तो पेन ठीक हो जाता है। यानी कि नाइट्रल पौधा में फॉर्मिक एसिड होता है, लेकिन जो डॉग प्लांट होता है उसमें बेस होता है, इस करके वो उसके रिएक्शन को न्यूट्रल कर देता है। देख लीजिए एक बार कैसे कैसे पौधे हैं। कौन ये जो बिल्कुल ही ये वाली दारियाँ हैं, ये होती है नाइट्रल पौधा। कौन सा होता है, नाइट्रल पौधा होता है। और इसके पास में ही बिल्कुल पालक से जैसा जो पौधा है, इसमें डोक होता है, डोक पौधा होता है, यानी कि बिल्कुल ही पास पास में है। यानी प्रकृति ने हमें बताया है कि जहाँ पर समस्याएं हैं तो उसका सोल्यूशन भी वहीं पर है। यानी कि जो नाइट्रल पौधा है यहाँ से समस्या उत्पन्न होती है, तो डोक पौधे से हमें इसका सोल्यूशन मिल जाता है। सो गाइस नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, अगर एक लोहे की छड़ में जंग लग जाए तो उसके भार में क्या परिवर्तन होगा, क्या परिवर्तन होगा। यदि किसी छड़ में, लोहे की छड़ में जंग लग जाए, भार कम हो जाएगा, भार बढ़ जाएगा, या अपरिवर्तित रहेगा, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या रहेगा, इसका सही आंसर रहेगा भार बढ़ जाएगा। यानी कि आपने देखा होगा कई बार कबाड़ी वाले से हम लोहा वगैरह तोलते हैं, यदि उस पर जंग लगा हुआ है तो कबाड़ी वाला भी क्या करता है, उसको है ना बिल्कुल जंग को ऐसे किसी भी सामान को पटक पटक के जंग को उतार देता है, क्योंकि उसे को भी पता है कि लोहे में जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाएगा। लोहे में बार जो जड़ है उसको लगने से बचाने के लिए हम जिंक ऑक्साइड की उस पर चढ़ाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, यसद लेपन। लोहे के ऊपर जंग की जो परत चढ़ाई जाती है लोहे को जंग से बचाने के लिए, तो उसको कहते हैं यसद लेपन। फिर लोहा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी और ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं कर पाएगा और उस पर जंग नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। यानी कि सौर ऊर्जा को, सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किसका यूज करेंगे, फोटोवोल्टिक सेल, डैनियल सेल, ड्राई सेल या गैल्वेनिक सेल। इसका सही आंसर रहेगा फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल यानी कि फोटो का मतलब ही क्या होता है, जो फोटो है, फोटो का मतलब ही होता है प्रकाश, यानी कि ऊर्जा। हमें ऊर्जा, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किसका यूज होता है, फोटोवोल्टिक सेल्स का। और ड्राई सेल कैसा होता है, लगभग ऐसा ही होता है। इसके अंदर ग्रेफाइट या कार्बन की एक छड़ लगी होती है, एक साइड माइनस और एक साइड प्लस का निशान होता है, जो हमारी बैटरी वगैरह में यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है। पृथ्वी के यदि केंद्र में चला जाए
तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होगा? 0, -1, 1 या 9.8। इसका सही आंसर क्या रहेगा? 0। क्या रहेगा? 0। जी गुरुत्वाकर्षण हम कैसे करते हैं? जी बड़ा कैपिटल M R स्क्वायर, यानी कि जी का मान क्या होगा? कैपिटल GM बाय R स्क्वायर। यदि हम पृथ्वी के केंद्र में जाते हैं तो वहां पर त्वरण के साथ साथ ही व्यक्ति का भार भी 0 होगा, सब कुछ 0 होगा। क्यों होगा? ये जैसे हमारी पृथ्वी है और इसका केंद्र पर यदि हम जाएंगे तो यहाँ पर हर तरफ से अंदर की तरफ प्रेशर लगता है, इस साइड का प्रेशर और इस साइड का प्रेशर। यदि इस साइड से कोई प्रेशर लग रहा है, कोई भी यदि 10 N लग रहा है इसी साइड और इस साइड से भी 10 N लग रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। इसलिए पृथ्वी के केंद्र पर हर जगह से बल लगता है, जिससे कि चारों तरफ से लगने वाला फोर्स क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कम तापमान को मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? हमने ज़्यादा तापमान के यंत्र वाले यंत्र को तो पता है, लेकिन कम तापमान को मापने वाले यंत्र का क्या नाम है? हाइग्रोमीटर, क्रायोमीटर, पायरोमीटर या डेकामीटर? देखो इसका सही आंसर रहेगा डेकामीटर। क्या रहेगा? डेकामीटर। डेकामीटर क्या है? कम तापमान को मापने वाला यंत्र। और ज़्यादा का मापने वाला पायरोमीटर। ज़्यादा यदि तापमान है तो उसका मापन हम किससे करेंगे? पायरोमीटर से करेंगे। और यदि तापमान बहुत ही कम है तो उसका हम मेजरमेंट किससे करेंगे? डेकोमीटर से करेंगे। हाइग्रोमीटर यानी कि आर्द्रता मापने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? मनुष्य की सुनने की अक्षमता कितनी होती है? मनुष्य की जो अक्षमता है सुनने की वो कितनी होती है? 20 Z से 2000 HZ, 20 HZ से 20 HZ से 20,000 HZ, 20,000 HZ से अधिक या 200 HZ से 20,000 HZ? इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा 20 HZ से 2000 20,000 H तक, 20,000 तक, यानी कि ऑप्शन बी रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन बी रहेगा इसका। यानी कि मनुष्य की जो सुनने की शक्ति है वो 20,000 से यानी कि 20 H से लेकर HZ से लेकर 20,000 HZ तक होती है। इन्हें हम कहते हैं क्या? श्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे। और यदि 20,000 से ज़्यादा है, 20,000 से ज़्यादा कोई तरंगे हैं तो हमें उसको कहेंगे पराश्रव्य तरंगे। क्या कहेंगे? पराश्रव्य तरंगे। जो भी पराश्रव्य तरंगे होती हैं वो बिल्कुल ही छोटी चीज़ों से बनती हैं, यानी कि बिल्कुल छोटी चीज़ों से कौन सी तरंगे बनेगी? पराश्रव्य तरंगे, जिनकी आवृत्ति कितनी होगी? 20,000 HZ से ज़्यादा, जैसे कि परमाणु वगैरह की। और 20 HZ से कम वाली तरंगों को, जिसको हम नहीं सुन सकते, उनको कहेंगे हम अपसर्व्य तरंगे। क्या कहेंगे? अपसर्व्य तरंगे। और ये तरंगे बड़ी बड़ी चीज़ों से उत्पन्न होती है, जैसे भूकंप वगैरह से, एस्टेरॉइड वगैरह आपस में टकराते हैं तो उनसे ही 20 HZ से Z वाली तरंगे उत्पन्न होती है। यानी बड़े चीज़ों से छोटी HZ, यानी कि जो तरंगे, उनको क्या कहेंगे? अपसर्व्य तरंगे कहेंगे। इनको मानव नहीं सुन सकता, ना ही तो मानव 20 HZ से कम की सुन सकता और न ही 20,000 से ज़्यादा की सुन सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़ों को एक साथ गिराया जाता है तो कौन पृथ्वी की सतह को सबसे पहले स्पर्श करेगा? लोहा, कागज, पत्थर या तीनों एक साथ? इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा तीनों एक साथ, क्योंकि क्या है? निर्वात है। निर्वात यानी कि यहाँ पर हवा वगैरह कुछ नहीं है, तो तीनों क्या करेंगे? एक साथ पृथ्वी पर आएंगे। यदि हवा वगैरह होती तो कागज को नीचे आने में क्या लगता? प्रेशर को ये पीछे कर देती। इसलिए तीनों क्या होगा? एक साथ ही पृथ्वी पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? क्वार्ट्ज, माइका, सिलिका या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर रहेगा सिलिका। क्या रहेगा? सिलिका, SiO2। सिलिका का क्रिस्टलीय रूप होता है, यानी कि सिलिका का क्रिस्टलीय रूप को हम क्वार्ट्ज कहते हैं। सिलिका का क्रिस्टलीय रूप ही क्वार्ट्ज होता है।
और एक क्वेश्चन आता है सिंपल ग्लास। सिंपल ग्लास को ही हम सोडा ग्लास कहते हैं। उसमें सिंपल ग्लास या सोडा ग्लास में सिलिका प्लस सोडियम होता है। सोडा ग्लास यानी कि S फॉर सोडा, S फॉर सोडियम, यानी कि सिलिका के साथ सोडियम का मिक्सचर होता है और इसे बिल्कुल ही लो क्वालिटी का गिलास होता है। जैसे कि हमारे घरों में देखा हमने दवाइयाँ वगैरह की जो बोतलें होती हैं उनमें कौन सा गिलास होता है, ये होता है सिंपल ग्लास यानी कि सोडा ग्लास। एक क्वेश्चन आता है पायरेक्स ग्लास। जो पायरेक्स ग्लास होते हैं ये लैब के कामों में यूज होते हैं। पायरेक्स ग्लास लैब के कामों में यूज होते हैं। इन्हें कहते हैं बोरोसिलिकेट ग्लास, यानी कि बोरोसिलिकेट ग्लास जो होते हैं वो लैब में यूज होते हैं। उनमें सिलिका के साथ साथ बोरोन होता है और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा हाई होता है। जैसे कि घरों में हमने देखा है कि कांच के गिलास, यदि चाय वगैरह या कुछ चीज़ ज़्यादा गर्म हम डाल देते हैं तो वो फट जाता है गिलास, उसमें दरारें आ जाती हैं। लेकिन पायरेक्स ग्लास में क्या मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसलिए ही इसे लैब में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आएगा अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल मतलब क्या होता है, यानी कि प्रेशर बाहर की तरफ जाना। एक प्रेशर क्या होता है, बाहर की तरफ जाना। जो प्रेशर बाहर की तरफ जाता है उसे हम कहते हैं अपकेंद्रीय बल। क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय बल। यदि प्रेशर बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, यदि प्रेशर बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है तो उसे हम कहेंगे अभिकेंद्रीय बल। क्या कहेंगे? अभिकेंद्रीय बल। और यदि प्रेशर बाहर की तरफ जा रहा है यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा है, अप, आप ऐसे याद रख सकते हो, ऊपर की तरफ जा रहा है अप यानी कि अपकेंद्रीय बल, और अंदर की तरफ आ रहा है तो उसे कहेंगे अभिकेंद्रीय बल। दूध से दही, दूध से क्रीम बनाना क्या का उदाहरण भी क्या होगा? अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या है? आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन, न्यूटन मीटर, मीटर प्रति सेकंड या ओम? इसका आंसर क्या रहेगा? इनका सही आंसर रहेगा न्यूटन मीटर। क्या रहेगा? न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्जाइमर रोग मानव शरीर में किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं? यानी कि अल्जाइमर रोग में मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क, हृदय, यकृत या फेफड़ा? इसका सही आंसर रहेगा ब्रेन यानी कि मस्तिष्क। मस्तिष्क में अल्जाइमर रोग में मस्तिष्क प्रभावित होता है। क्या इसमें ब्रेन क्या होता है? सिकुड़ जाता है और याददाश्त कमजोर हो जाती है। ये अल्जाइमर रोग उम्र के साथ साथ बढ़ता जाता है। देख लीजिए, ये नॉर्मल जो हमारा ब्रेन का साइज होता है ये इतना होता है, ये नॉर्मल साइज होता है, और अल्जाइमर रोग के होने के बाद हमारे ब्रेन का साइज क्या होता है? कम हो जाता है, ये इतना रह जाता है। तो इसमें क्या हो जाता है, कुछ हमारी जो ब्रेन है उसकी नसें कमजोर हो जाती है और सिकुड़ जाती है, जिससे अल्जाइमर रोग हो जाता है और बातें याद नहीं रहती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहते हैं? यानी कि आप सभी को पता है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में। तो इसमें जो आरबीसी का निर्माण तो पता है हमें अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन जब निर्माण होता है इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? हीमोफीलिया, हेमाटोपोइसिस, ल्यूकेमिया या पॉलीसिथीमिया? इसका आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा हेमेटोपाइसिस। क्या रहेगा? हेमेटोपाइसिस। इससे क्या होता है कि जो आरबीसी अस्थि मज्जा में बनती हैं उसके निर्माण को हम क्या कहते हैं? हेमेटोपाइसिस कहते हैं। और आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का। यदि क्वेश्चन आए जो आरबीसी है इनका जन्म तो अस्थि मज्जा में होता है यानी कि निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन जब इसकी डेथ होती है तो वह कहाँ पर होती है? स्पेन। कहाँ पर होती है? स्पेन में होती है यानी कि प्लीहा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है
यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है तो उस तत्व को क्या कहते हैं। यानी कि परमाणु क्रमांक तो बराबर है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है तो उसे क्या कहेंगे। समभारिक, समस्थानिक, न्यूट्रॉनिक या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या रहेगा। इसका सही आंसर रहेगा समस्थानिक। समस्थानिक में क्या होता है कि एक ही स्थान पर रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन कारणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिवता के दौरान नहीं होता। यानी कि कौन सी इससे किरणें हैं जिनका उत्सर्जन रेडियो एक्टिवता के दौरान नहीं होता। अल्फा किरणें, गामा किरणें, बीटा किरणें या कैथोड किरणें। इसका सही आंसर रहेगा कैथोड किरणें। यानी कि जो हमारी किरणें हैं अल्फा, बीटा और गामा, ये तो हमें पता ही है सभी को कि रेडियो एक्टिव पदार्थ छोड़ती हैं। तो कौन नहीं छोड़ती, कैथोड किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को धुंधिया कर देती है। यानी कि ऐसी कौन सी गैस है जो चूने के पानी को धुंधिया कर देती है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOH2। क्या होता है, CaOH2। यदि हमें पता करना है कि ये चूने का पानी है या नहीं है तो हम इससे कौन सी गैस गुजारते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। पिस्टले, कार्ल शेले, विलियम हार्वे, ए और बी दोनों। इसका सही आंसर रहेगा ए और बी दोनों। यदि क्वेश्चन में ऑक्सीजन की खोज के बारे में पूछा जाए और ऑप्शन में सिर्फ पिस्टले हो तो आप पिस्टले को आंसर लाएंगे, लेकिन इसमें दोनों दी हुई है। खोज तो पिस्टले ने की थी लेकिन इसका साथी कौन था, कार्ल शेले था, इसलिए इन दोनों को ही इसमें दिया गया है। यदि क्वेश्चन में पिस्टले हो तो सिर्फ आप पिस्टले को लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। यानी कि किस ऊंचाई पर जाने पर ऑक्सीजन बिल्कुल मिलना बंद हो जाती है। 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर या 120 किलोमीटर। इसका सही आंसर रहेगा 120 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है। ऑर्गन, नियोन, जिनोन या रेडोन। इसका सही आंसर क्या रहेगा। इसका सही आंसर रहेगा ऑर्गन। ऑर्गन हमारी पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में मिलने वाली दुर्लभ गैस है और सबसे अक्रिय गैस होती है। कौन कौन सी, जो भी ऑर्गन, नियोन, जिनोन, रेडोन सभी ये क्या होती है, अक्रिय गैस होती हैं क्योंकि ये किसी भी के साथ क्रिया नहीं करती। जैसे कि बल्ब में जो हमारा पीले वाला बल्ब होता था पहले, उसमें ऑर्गन गैस भरी जाती थी। ऐसे ही जहाज के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। हीलियम गैस भरने के कारण दो हैं, एक तो हीलियम गैस बहुत ज़्यादा बिल्कुल ही हल्की होती है और सेकंड ये किसी के साथ क्रिया नहीं करती जल्दी। यदि हमारे वायुमंडल की बात करें, सबसे ज़्यादा गैस कौन सी होती है, नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। यदि इसमें आगे क्वेश्चन आए तो नियोन गैस, जो दुर्बल गैसें हैं, ये कौन सी होगी, ऑर्गन। सबसे ज़्यादा कौन सी मिलेगी, ऑर्गन मिलेगी। और नियोन सबसे कम मिलती है। नियोन गैस दुर्लभ गैसों में सबसे कम वायुमंडल में हमारे मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अम्ल है। जैविक अम्ल कौन सा है, कार्बनिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल। इसका सही आंसर क्या रहेगा। इसका सही आंसर जानने से पहले हम देख लेते हैं कि जैविक अम्ल क्या होते हैं। जैविक अम्ल यानी कि पेड़ पौधे या फलों से जो हमें अम्ल मिलते हैं उनको हम जैविक अम्ल कहते हैं। और एक सेकंड होता है मिनरल्स अम्ल। जो मिनरल्स अम्ल होते हैं ये हमें जमीन, चट्टानों वगैरह से मिलते हैं। मिनरल्स जो एसिड होते हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, लेकिन जैविक एसिड बिल्कुल ही नॉर्मल एसिड होते हैं, बहुत ही माइनर एसिड होते हैं ये। तो इसमें देखो कि जैविक अम्ल कौन सा है। इसका सही आंसर रहेगा ऑक्जेलिक अम्ल। क्या रहेगा, ऑक्जेलिक अम्ल।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है? बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, चूना पत्थर या जिप्सम? इसका आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा बुझा हुआ चूना के साथ यदि हम क्लोरीन की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? बुझा हुआ चूना के साथ हम जब कराते हैं क्लोरीन की, यानी कि इसका जो रासायनिक सूत्र रहेगा CaOH2, यानी कि ये क्या हमारा बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना की जब हम Cl2 यानी कि क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें CaCl हम मिलता है, क्या मिलता है? CaOCl मिलता है, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। क्या है? देखे दोबारा देखना, CaOH2 क्या है? हमारा बुझा हुआ चूना। और यदि हम इसकी क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हमें मिलता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या है? CaOCl। और बुझा हुआ चूना को और भी नाम बहुत सारे हैं, जैसे हम स्पेदी, जो हम घरों पर स्पेदी करते हैं उसे ही बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसे ही लाइम वाटर या और क्या कहते हैं? सल्किड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है? भवनों की, जीवाश्म की, पत्थर की या शिशुओं की? इसका सही आंसर रहेगा जीवाश्म की, यानी कि C14, यानी कि कार्बन डेटिंग 14 से हमें किसका पता चलता है? जीवाश्म की एज का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लाल और हरे रंग को आपस में मिला दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग बनेगा? यदि हम लाल और हरे रंग को आपस में मिलाते हैं तो कौन सा रंग होगा? पीला, लाल, सफेद या मैजेंटा? इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा पीला, यानी कि लाल और हरे रंग से जब हम मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है? पीला रंग। आप देखना, ये रेड है, ये मैजेंटा है, ब्लू है, सॉरी ये क्या है? ब्लू है, और ये ग्रीन है। जब हम रेड और ब्लू को मिलाते हैं तो मैजेंटा मिलता है। क्या मिलता है? मैजेंटा। और यदि हम ब्लू और ग्रीन को मिलाते हैं तो हमें मिलता है पीकॉक कलर, पीकॉक ब्लू कलर। और यदि रेड और ग्रीन को मिलाते हैं तो कौन सा मिलता है? येलो कलर। और यदि हम प्राइमरी कलर कौन से हमारे? रेड, ब्लू और ग्रीन। कौन से हैं? रेड, ब्लू और ग्रीन। ये क्या है? प्राइमरी कलर है। नीला प्लस लाल मैजेंटा कलर देगा, नीला प्लस हरा पीकॉक कलर देगा, और हरा प्लस, यदि तीनों को करें हरा, ब्लू, नीला, सॉरी हरा, लाल और पीला, हरा, लाल, पीला तीनों को मिला दे तो हमें सफेद रंग मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं में किसके कारण खुरपका और मुंहपका रोग होता है? किसके कारण पशुओं में खुरपका और मुंहपका रोग होता है? जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु या कीट? इसका सही आंसर रहेगा विषाणु। विषाणुओं की वजह से हमारे पशुओं में खुरपका और मुंहपका रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? ऑर्गेन और मीथेन, पारे का वाष्प और ऑर्गेन, हीलियम और पारे का वाष्प, हीलियम और ऑर्गेन? इसका आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा पारे का वाष्प और ऑर्गन, यानी कि पारे का वाष्प और ऑर्गन गैस हमारे ट्यूबलाइट में भरी जाती है। और जो हमारे पहले वाले येलो जो प्रकाश देते थे बल्ब थे, उनमें सिर्फ ऑर्गन गैस भरी जाती थी। हीलियम गैस कहाँ भरी जाती है? हवाई जहाज के टायरों में। और हीलियम गैस के जो गुब्बारे हवा में ऊपर उड़ते हैं तो उनमें भी कौन सी गैस भरी होती है? हीलियम गैस। हीलियम गैस सबसे ज़्यादा हल्की गैस होती है। ऐसे हाइड्रोजन भी होती है, हाइड्रोजन भी बहुत ज़्यादा हल्की गैस होती है, लेकिन हाइड्रोजन क्या है कि बहुत ज़्यादा जल्दी अभिक्रिया कर लेती है, इसलिए इसके हवा टायरों में नहीं भरी जाती। हीलियम अभिक्रिया नहीं करती और हल्की होती है, इसलिए हवाई जहाज के टायरों में इसको भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संगीत के सिद्धांत पर, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर या समांतर बल के सिद्धांत पर?
इसका सही आंसर रहेगा समांतर बल के सिद्धांत पर। भौतिक संतुलन किस पे करेगा? समांतर बल के सिद्धांत पर। यानी कि भौतिक जो संतुलन होता है इसमें मान ले कोई ये वस्तु है, इस पर इस साइड से बल लगता है, मान ले 10 N लगेगा और इस साइड से भी 10 N लगेगा, तो ये क्या बिल्कुल फिक्स हो जाएगी। यानी कि कोई भी चीज हम एक साइड से बल लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगी? आगे चली जाएगी। इसको एक जगह पर स्थिर रखने के लिए तो क्या करना पड़ेगा? दोनों ही साइड से एक जैसा प्रेशर हमें लगाना पड़ेगा, जिससे क्या हो जाएगी? स्थिर हो जाएगी। तो यानी कि संतुलन में आ जाएगी। यानी कि भौतिक संतुलन को प्राप्त करने के लिए कौन सा? समांतर बल का नियम काम में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? आप सभी को पता ही होगा इसका आंसर। सोडियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम या प्लेटिनियम। इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा सोडियम। और यदि क्वेश्चन आए कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूलैंड के अनुसार उस समय प्रकृति में कुल कितने तत्व मौजूद थे जब न्यूलैंड ने अपना अष्टम नियम दिया था? यानी कि पीरियोडिक टेबल जब न्यूलैंड ने दी थी उस समय प्रकृति में कुल कितने तत्व थे? 64, 65, 56 या 40? इसका सही आंसर क्या रहेगा? 56। क्या रहेगा? 56। न्यूलैंड ने ही अष्टक नियम दिया था। यानी कि एक तत्व अब का जो परमाणु भार होगा वो आने वाले 8वें तत्व के समान होगा। तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु भार से अरेंज किया गया था इसने तत्वों को। यानी कि यदि क्वेश्चन आए कि न्यूलैंड ने तत्वों को कैसे अरेंज किया था? बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होती है? बांध के पानी में, उड़ता हुआ वायुयान में, गिरता हुआ नारियल में या उपरोक्त सभी? इसका सही आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। यानी कि जो स्थितिक ऊर्जा है हमारी, ये उस समय होगी कब? जब कोई भी वस्तु समुद्र तल से ऊपर होगी। समुद्र तल को बेस पॉइंट माना गया है। यानी कि बेस पॉइंट यानी कि समुद्र तल से जो वस्तु ऊपर होगी उसमें स्थितिज ऊर्जा है वो होगी। जैसे बांध का पानी है, उड़ता हुआ वायुयान और गिरता हुआ नारियल, सभी में बांध का पानी भी समुद्र से ऊंचा होगा, उड़ता हुआ वायुयान वो भी ऊंचा होगा, और गिरता हुआ नारियल, जैसे कि नारियल गिरता है उसमें भी स्थितिक ऊर्जा होती है। मान ले किसी के सिर पर लगेगा तो क्या लगेगा? चोट लगेगी। ये क्या? स्थितिक ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के लिए जी का मान किसने याद किया था? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के लिए जी का मान किसने दिया था? न्यूटन ने, डाल्टन ने, जे थॉमसन ने या हेनरी कैवेंडिश ने? इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा हेनरी कैवेंडिश ने। किसने? हेनरी कैवेंडिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरे पौधे को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? कोई भी हरा पौधा है उसके लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता कितनी होती है? 15, 16, 17 या 18? इसका सही आंसर रहेगा 17। 17 तत्वों की एक हरे पौधे को आवश्यकता होती है। और यदि ये बिल्कुल ही न्यूट्रिएंट जो होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के रूप में 17 तत्वों की जरूरत होगी। लेकिन मेन जो तत्व होते हैं, मुख्य 3 तत्व होते हैं, कौन से? NPK। कौन से होते हैं? NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। कौन से होते हैं? NPK। और एक होते हैं मुख्य 3 होते हैं। यदि कहा जाए कि पौधे की वृद्धि के लिए मुख्य 3 पोषक तत्व कौन से हैं, तो आप क्वेश्चन क्या करोगे? NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। और यदि क्वेश्चन आए कि हरे पौधे को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो उसका आंसर आएगा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में से किस तत्व का ऑक्सीकरण होता है? यानी कि जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उस समय किस वस्तु का ऑक्सीकरण होता है? एक होता है ऑक्सीडेशन और एक होता है रेडिएशन।
रिडक्शन होता है और एक होता है ऑक्सीडेशन। इसमें पूछा है कि किस में ऑक्सीडेशन होगा, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल या क्लोरोफिल। जैसे कि हमको पता है कि पौधे CO2 वायुमंडल से लेकर और जड़ों से H2O लेकर क्या किसका निर्माण करते हैं, प्रकाश की स्थिति में। यहाँ पर प्रकाश आएगा, प्रकाश की उपस्थिति में ये निर्माण करते हैं C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज प्लस O2 यानी कि ऑक्सीजन का। ग्लूकोज को ये पौधे अपने वृद्धि के लिए यूज करते हैं, O2 को वापस वायुमंडल में छोड़ देते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब, ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीजन को जोड़ा जाएगा, क्या ऑक्सीजन को जोड़ा जाएगा और H2 निकला जाएगा। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन O2 यानी कि ऑक्सीजन को क्या होगा, जोड़ा जाएगा और H2 निकला जाएगा। तो इसमें हमने देखा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या हो रहा है, O2 यानी कि जल निकल रहा है और H2 जो O2 जुड़ रहा है और H2 निकल रहा है, तो जल निकल रहा है, तो इसमें सही आंसर क्या आएगा, जल का। और रेडिएशन में क्या होगा, O2 निकल जाएगा और H2 जुड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन को जल में घुलने पर जल के पृष्ठीय तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा, समाप्त हो जाएगा या अपरिवर्तित रहेगा। इसका सही आंसर क्या रहेगा, इसका सही आंसर रहेगा घट जाएगा। यानी कि साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठीय तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो जल का पृष्ठीय तनाव है वो घट जाएगा। जैसे कि ये जल की सरफेस है, इसमें बिल्कुल तनाव होता है। यदि हम कोई इसमें वस्तु डालते हैं, यदि उसका भार पानी के भार से ज़्यादा है तो ये यहाँ पर होगा और पृष्ठीय तनाव को बढ़ा देगा। सभी जो पानी के कण हैं, ऐसे ही कण ये अपनी तरफ खींचेगा और इसमें क्या होगा, जो जल का पृष्ठीय तनाव है और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और यदि हम किसी भी पदार्थ को जो पानी के, जिसका भार पानी के भार के से हल्का है, यदि उसको इस पानी में डालेंगे तो इसका क्या होगा, जो पृष्ठीय तनाव है वो घट जाएगा। जैसे साबुन के बुलबुले, हम साबुन डालते हैं तो बुलबुले ऊपर आ जाते हैं, तो ये बिल्कुल हल्का हो जाता है, तो इसमें क्या होगा, इसका पृष्ठीय तनाव कम हो जाएगा। सो गाइज, ये थी आज की हमारी वीडियो। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।